हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में पढ़ाने वाला हूँ गुरु बीजाणु जनन, भ्रूणकोश तथा परागण में स्वपरागण की क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन से। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था गुरु बीजाणुधानी की संरचना, अर्थात ओव्यूल की संरचना कैसी होती है या बीजांड की संरचना कैसी होती है। अब आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, इसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? गुरु बीजाणुधानी में। गुरु बीजाणुधानी में। और गुरु बीजाणुधानी किसे कहा जाता है? बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो गुरु बीजाणु का निर्माण या गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणुधानी में होता है। ये संरचना आप लोगों ने पहले ही देखी है। ठीक है, यह एक बीजांड की संरचना है या गुरु बीजाणुधानी की संरचना है। इसी के अंदर यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण होगा या गुरु बीजाणु का जनन होगा। बीजांड के अंदर या गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका। गुरु बीजाणु मातृकोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, शॉर्ट में MMC कह सकते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मातृकोशिका। यह गुरु बीजाणु मातृकोशिका पोषण ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। यह कौन सी कोशिका है? मेगा स्पोर मदर सेल अर्थात गुरु बीजाणु मातृकोशिका। गुरु बीजाणु मातृकोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यह क्या करती है? 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। देखिए किस प्रकार से होता है। एक बार विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर पुनः जब दोबारा विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिकाएं बनने वाली है, तो 2 से कितनी हो जाएंगी? 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये चारों कोशिकाएं एक ही सीध में स्थित होती हैं। ये चारों कोशिकाएं एक ही सीध में स्थित होती हैं, एक ही रेखा में स्थित होती हैं। ये 4 जो गुरु बीजाणु बनते हैं ये अगुणित होते हैं। ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं या हैप्लॉइड, अगुणित गुरु बीजाणु, अगुणित गुरु बीजाणु। ठीक है, कैसा है? अगुणित है, हैप्लॉइड है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यहाँ पर यह मियोसिस फर्स्ट होगा और यह मियोसिस सेकेंड होगा, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। यह गुरु बीजाणु कहाँ पर बने हैं? यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 गुरु बीजाणु बन गए हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए, यह ऊपर वाला जो भाग होता है यह चैलेजा या निभाग कहलाता है और नीचे वाला भाग बीजांड द्वारा माइक्रोपाइल कहलाता है। ठीक है,
इन 4 गुरु बीजाणुओं में से जो चैलेजा की तरफ, जो निभाग की तरफ, यह कौन सा भाग है, निभाग, निभाग की तरफ ऊपर वाला गुरु बीजाणु होता है, वह गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। यह कैसा होगा, क्रियाशील होगा। क्रियाशील का मतलब होता है यह सक्रिय रहता है और आगे चल करके इसी गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होगा। क्रियाशील गुरु बीजाणु यह फंक्शनल होता है या सक्रिय होता है, ठीक है। और इसके नीचे जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, ये तीनों गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या डीजनरेट कर जाते हैं, डीजनरेटिंग मेगास्पोर, डीजनरेटिंग मेगास्पोर, ठीक है। अर्थात ये नष्ट होने वाले गुरु बीजाणु होते हैं और यह नष्ट हो करके जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है उस गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे इस क्रियाशील गुरु बीजाणु का विकास अच्छी तरह से होता है। तो ध्यान रखेंगे किस भाग का गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, निभाग की तरफ का, चैलेजा की तरफ का, और नीचे के तीनों बीजांड द्वार की तरफ जो तीनों गुरु बीजाणु होते हैं वो गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि भ्रूण कोश क्या होता है और भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होगा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश भ्रूण कोश को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। भ्रूण कोश का निर्माण जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, किससे, सक्रिय गुरु बीजाणु से या क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है या निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेकर चलने वाले हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। यहाँ पे आपने देखा था कि यह एक गुरु बीजाणुधानी है और इसके अंदर क्या बन गया, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ठीक है। अब इसी क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होगा या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे यह कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। पोषण को ग्रहण करके यह आकार में बड़ी होती रहती है धीरे धीरे, और इसमें अब क्योंकि यह कैसा है, अगुणित है, कैसा है, अगुणित है, तो इसके बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, सूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो केंद्रक है, केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में बट जाता है, केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा
दो केंद्रक बना लेता है। केंद्रक क्या करता है? सूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बना लेता है। अब ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। दोनों केंद्रक क्या होंगे? विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं या पहुंच जाते हैं। एक केंद्रक यहाँ पे आ गया, दूसरा केंद्रक यहाँ पे आ गया। ठीक है, पुनः क्या होता है? इनमें दो बार, कितनी बार? दो बार केंद्रक का विभाजन होता है, जिससे हर एक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं? 4 केंद्रक बनते हैं, क्योंकि दो बार विभाजन होगा इसके बाद, तो 1 से 2 और पुनः 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितने केंद्रक बन गए? 4 केंद्रक बन गए। ठीक है, दो बार विभाजन हुआ केंद्रक का। अब हर एक ध्रुव पे 4 केंद्रक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक ध्रुव से जो एक केंद्रक होता है वह केंद्र की ओर आ जाता है या केंद्र में आ जाता है। जब एक एक केंद्रक केंद्र में आ जाएंगे तो क्या होगा? प्रत्येक ध्रुव पर केवल 3 केंद्रक बचते हैं। यहाँ पर भी 3 केंद्रक बचेगा, शेष रहता है। और केंद्र में 2 केंद्रक पहुंच जाते हैं। केंद्र में कितने केंद्रक हो गए? 2 केंद्रक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण होगा तो यहाँ पे 3 कोशिकाएं बनती हैं और यहाँ पर भी कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 3 कोशिकाएं बनती हैं। बीच में भी एक कोशिका बन जाती है। ठीक है, इस तरह से यह संरचना बन जाती है। यह एक विकसित पूर्ण भ्रूण कोश की संरचना है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है, इसमें देखिए जो ऊपर वाला भाग है यह निभाग होता है। क्या होता है? निभाग की तरफ स्थित होता है और नीचे वाला भाग बीजांड द्वार की तरफ स्थित होता है। तो निभाग की तरफ जो स्थित 3 कोशिकाएं होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशाएं या कोशिकाएं। ये तीनों कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिमुख कोशाएं। केंद्र में जो दोनों केंद्रक होते हैं, इन दोनों केंद्रकों को द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। द्वितीयक केंद्रक। बीजांड द्वार की तरफ स्थित 3 कोशिकाएं एक साथ अंड उपकरण कहलाती हैं। इसमें एक कोशिका बड़े आकार की होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कोशिका बड़े आकार की है। इस कोशिका को अंडकोशा कहा जाता है, एग सेल या अंडकोशा। इसके साथ अगल बगल 2 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशा कहते हैं। सहायक कोशाएं। और अंडकोशा और सहायक कोशा दोनों को एक साथ अंड उपकरण कहा जाता है। दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? अंड उपकरण कहते हैं। दोनों कोशिकाओं को एक साथ अंड उपकरण कहा जाता है। यह एक भ्रूणकोश की संरचना है। आप ध्यान से देखें तो यह जो संरचना होती है यह 7 कोशिकीय, कैसी संरचना होती है? 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है। भ्रूणकोश कैसा होता है? 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है।
भ्रूणकोश के अंदर ही क्या होता है, अंड कोशिका होती है। तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है या भ्रूण बनता है। और इसके साथ साथ जो द्वितीयक केंद्रक होता है, इससे क्या बनने वाला है, इससे भ्रूण पोष बनेगा, इंडोस्पर्म बनने वाला है। ठीक है, अंड कोशिका से जाइगोट बनेगा या युग्मनज बनेगा, और द्वितीयक केंद्रक से क्या बनने वाला है, इंडोस्पर्म या भ्रूण पोष बनता है। ठीक है, तो ये भ्रूण कोश का निर्माण है और यह एक विकसित भ्रूण कोश की संरचना है। ठीक है, सभी को समझ में आया। आगे देखते हैं परागण क्रिया क्या होती है, और परागण क्रिया में स्वपरागण और परपरागण पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग परागण में स्वपरागण को स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं परागण क्या होता है, परागण क्रिया क्या होती है। परागण, परागण को पॉलिनेशन कहते हैं, परागण क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। परागण क्रिया होती क्या है, परागकण का निर्माण परागकोश के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, परागकोश के अंदर। इस तरह से यह परागकोश की संरचना रहती है। इसके अंदर क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। जब पुष्प परिपक्व हो जाते हैं, ये परागकण परिपक्व हो जाते हैं, तो यह जो परागकोश है यह फट जाता है और यहाँ से परागकण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर निकलने के बाद यह पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। कहाँ पे पहुँचते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो यही प्रक्रिया परागकणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। परागकणों का वर्तिकाग्र तक, कहाँ पे, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहते हैं, परागण कहलाता है। परागण प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, मुख्यतः एक स्वपरागण और एक परपरागण। लेकिन यहाँ पे हम लोग तीन प्रकार के परागण को डिस्कस करेंगे, स्वपरागण, सजातपुष्पी परागण और परपरागण। ठीक है, तो जो परागण क्रिया होती है यह तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। पहला स्वपरागण, दूसरा सजातपुष्पी परागण, तीसरा परपरागण। परपरागण देखिए, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सजातपुष्पी परागण को जिटोनोगैमी कहते हैं। परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण, सजातपुष्पी परागण, परपरागण। इसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्वपरागण क्या होता है या सजातपुष्पी परागण क्या होता है। ठीक है, देखिए स्वपरागण क्या होगा, स्वपरागण क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए यह एक पौधा है और इस पौधे पे यहाँ पर कोई पुष्प खिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पुष्प खिला है। इस पुष्प में परागकण का निर्माण होगा और जब परागकण परिपक्व हो जाएंगे तो वह यहाँ से निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया
स्वपरागण कहलाती है। जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के, ठीक है, इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। पुष्प एक ही है, पौधा भी क्या है? एक ही होता है। और यहाँ पे यह जो पुष्प होगा वह द्विलिंगी होगा। अगर यह द्विलिंगी पुष्प होगा तभी यहाँ पे परागकण और वर्तिकाग्र दोनों उपस्थित होंगे। तो इस पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। दूसरा है सजात पुष्पी परागण। दूसरा क्या है? सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होगा? मान लीजिए इसी पौधे पे 2 पुष्प खिले हैं। इस पौधे पे क्या है? 2 पुष्प खिले हैं। तो इस पुष्प का किसी एक पुष्प का परागकण जब उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे पहुंचता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या होगी? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। देखिए, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है? किसी एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पुष्प दोनों भिन्न भिन्न होंगे लेकिन पौधा क्या होगा? एक ही होता है सजात पुष्पी परागण में भी। ठीक है। तीसरा है परपरागण। परपरागण में देखिए यहां पे क्या होगा? यहां पर 2 पौधे होंगे। कितने पौधे होंगे? 2 पौधे होंगे। जब किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। परपरागण। यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। जब किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया स्वपरागण क्या होता है, सजात पुष्पी परागण क्या है और परपरागण क्या होता है। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो स्वपरागण है और जो सजात पुष्पी परागण है, एक तरह से यह दोनों एक ही होते हैं। अर्थात सजात पुष्पी परागण जो है वह स्वपरागण ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पौधा होता है वह एक ही होता है। ठीक है, तो सजात पुष्पी परागण स्वपरागण का ही एक तरह से प्रकार है या रूप होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वपरागण के लिए क्या युक्तियाँ होती हैं, क्या उपाय होते हैं जिससे स्वपरागण होगा और स्वपरागण से क्या लाभ होता है और स्वपरागण से क्या हानियाँ होती हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर आप लोग डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं तो साथ में ड्रा करते रहिए। आगे चलिए, स्वपरागण के लिए युक्तियाँ मतलब उपाय। स्वपरागण के लिए युक्तियाँ। स्वपरागण के लिए युक्तियाँ अर्थात क्या उपाय होंगे, क्या परिस्थिति होगी जिससे स्वपरागण होने की संभावना होती है। ठीक है, पहला उपाय क्या है? द्विलिंगिता। द्विलिंगिता अर्थात जो पुष्प हैं वह द्विलिंगी होंगे तो जो
स्वपरागण होने की संभावना है वह अधिक होती है। बाईसेक्सुअलिटी, अगर पुष्प द्विलिंगी है तो वहाँ पे स्वपरागण हो सकता है, लेकिन अगर पुष्प एक लिंगी है तो संभावना वहाँ पे क्या होगी कि वह पर परागण होगा वहाँ पे। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प में क्या होती है, स्वपरागण होने की संभावना बहुत अधिक होती है, एक लिंगी पुष्प में पर परागण होने की संभावना होती है। दूसरा, सहपक्वता। होमोगैमी। देखिए, सहपक्वता का मतलब ये होता है कि जो पुष्प के नर भाग और मादा भाग है दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। नर भाग क्या होता है, पुंकेसर होता है, और जो मादा भाग होता है वह क्या होता है, स्त्रीकेसर होता है। तो दोनों भाग, नर भाग और मादा भाग दोनों एक साथ क्या होंगे, जब परिपक्व होते हैं तो वहां पे स्वपरागण होने की संभावना अधिक रहती है। तीसरा उपाय क्या है, निमिलिता। तीसरा उपाय क्या है, निमिलिता। क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी। देखिए, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो खिलते हैं और कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जो कभी नहीं खिलते। तो कभी न खिलने वाले पुष्प को निमिलित पुष्प कहा जाता है। कभी न खिलने वाले पुष्प को क्या कहते हैं, निमिलित पुष्प कहते हैं। और निमिलित पुष्प मीन्स क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये पुष्प कभी भी नहीं खिलते। तो अगर पुष्प खुलेगा ही नहीं, खिलता ही नहीं है, तो उस पुष्प के अंदर, उस पुष्प के वर्तिकाग्र पे कोई दूसरा परागकण नहीं पहुंच पाएगा, केवल उसी पुष्प का परागकण वहां पे पहुंच पाएगा। तो निमिलिता होने से क्या होता है, स्वपरागण ही होगा, वहां पे पर परागण नहीं होता है। इस प्रकार के पुष्प, निमिलित पुष्प, ऑक्जेलिस का नाम सुना आप लोगों ने, जिसको खट्टी बूटी कहते हैं, खट्टी बूटी में पाए जाते हैं या खिलते हैं। कनकौवा के पौधे में भी ऐसे पुष्प खिलते हैं। मूंगफली में भी निमिलित पुष्प बनते हैं, निर्माण होता है। तो निमिलिता, सहपक्वता और द्विलिंगिता होने से क्या होता है, स्वपरागण होने की संभावना अत्यधिक रहती है और स्वपरागण हो सकता है। आगे देखते हैं स्वपरागण से क्या लाभ होता है और स्वपरागण से क्या हानियां होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, स्वपरागण से क्या लाभ होता है, स्वपरागण से क्या लाभ होता है। लाभ, स्वपरागण की प्रक्रिया में बहुत ही कम मात्रा में परागकण नष्ट होते हैं। ठीक है, कम परागकण कम संख्या में नष्ट होते हैं, कम संख्या में नष्ट होते हैं, क्योंकि स्वपरागण होना है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो दोनों पास में रहते हैं, इसलिए वहां पे परागकण बहुत ही कम संख्या में नष्ट होते हैं। कम परागकण होने पर भी परागण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। ठीक है, पूर्ण हो जाती है। पुष्प को दूसरे पुष्प पे निर्भर नहीं रहता है, परागण के लिए दूसरे
पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक ही पुष्प है, उसी पुष्प का परागण चाहिए तो वह पुष्प किसी दूसरे पुष्प या किसी दूसरे पौधे पे परागण क्रिया के लिए निर्भर नहीं रहता है। तो ये दो लाभ होते हैं। एक अगला देखिए, जो परागण स्वपरागण होता है, स्वपरागण क्रिया से जो बीज बनते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं। बीज कैसे होते हैं? शुद्ध नस्ल के होते हैं। बीज शुद्ध नस्ली होते हैं। शुद्ध नस्ली होते हैं। ये स्वपरागण से होने वाले लाभ थे, परंतु स्वपरागण से कुछ हानियां भी होती हैं। तो स्वपरागण से क्या हानियां होती हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हानि होती है स्वपरागण से। हानियां, सामान्यतः जो स्वपरागण से बीज बनते हैं उस बीज से बनने वाले पौधे कमजोर होते हैं। कैसे होंगे पौधे? बीज से बनने वाले पौधे कमजोर होते हैं, पौधा कमजोर होता है। तो यह एक हानि होगी, क्योंकि पौधा कमजोर हो गया तो ये स्वपरागण में पौधे कैसे होंगे? कमजोर होंगे। बीज उन्नत किस्म के नहीं होते हैं, बीज उन्नत किस्म के नहीं होते। जो बीज की क्वालिटी है वह अच्छी नहीं होती है, उनमें नए लक्षण नहीं उपस्थित होते हैं। तो स्वपरागण प्रक्रिया क्या होगी? इस प्रकार हानिकारक होती है, क्योंकि बीज उन्नत किस्म के नहीं बन रहे हैं, उसमें नए लक्षणों का विकास नहीं हो रहा है। अर्थात क्या होगा? ये एक प्रकार की हानि है जिससे नए लक्षणों का विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये थे स्वपरागण से होने वाली हानियां। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पर परागण को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किया, गुरु बीजाणु जनन, भ्रूणकोश और परागण क्रिया में स्वपरागण। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। कितना मिनट गया सर? अच्छा, कट कर देंगे।